हेलो स्टूडेंट्स। जीरो टू हीरो सीरीज में अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से सोवियत संघ के विघटन के कारण, परिणाम, गोर्बाचेव के सुधार, शॉक थेरेपी, उसके बाद यूरोपीय संघ। आज हम देखेंगे आसियान को लेकर तमाम सारे प्रश्नों के बारे में। आसियान, जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस बार इस टॉपिक से एक प्रश्न आना ही आना है। तो आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं, इस प्रश्न से हम हमारी क्वेश्चन सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तमाम सारे आंसर राइटिंग को जानेंगे किस तरीके से बन सकता है। मैंने आंसर को सजाने की कोशिश भी करी है, इसी तरीके से आप लिख के लाना, बेहतरीन नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए सुनते हैं, पढ़ते हैं आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें। आप तो सुनिए, मैं यहाँ से बोलता हूँ। तो एक वैरायटी वाला प्रश्न यहाँ पर ये है कि 2020 के लिए आसियान की स्वप्नीय दृष्टि की व्याख्या कीजिए, या करके लिखा है। देखो लैंग्वेज का स्तर तो देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए बड़ा मुश्किल है भाई। स्वप्नीय दृष्टि, इसका मतलब वही है विजन, जो आसियान का विजन है ना, विजन, उसी को स्वप्नीय दृष्टि कहा गया है। तो लेकिन इस शब्द से हमें पता चल गया कि विजन का मतलब क्या होता है। हमने ये किताब में क्या लिखा है, आसियान विजन 2020 देखा है ना, मैं आसियान विजन 2020 क्या है। विजन का मतलब यहाँ से हमें पता चल गया, अच्छा वो बात जो हमारे फ्यूचर के बारे में बातचीत हो रही है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक लक्ष्य को दिखाता है। जो आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातें क्या है, आइए जानते हैं। आज जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हर बार यही एक्सपीरियंस होता है। एक्चुअली जब आप आंसर लिखते हो ना, तो एक आजकल नया ट्रेंड है, और हालांकि एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से आपको देखता है कि आपने ये इस तरीके से पॉइंट लिखकर आंसर निपटा दिया, या आपने दिखाया आसियान विजन 2020 के बारे में थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दिया, एक कलाकृति दिखा दी। तो ये डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर किस तरह से देखना चाहता है। देखो मैं भी बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ। तो आसियान विजन 2020 को मेरे सामने यदि किसी आंसर सीट में आए ये इस तरीके से, तो मैं देखो यहाँ तो अगर ये 6 मार्क्स का होगा, मैं उस बच्चे को 6 मार्क्स यहाँ पर दूंगा इस तरीके से। लेकिन वो इस तरीके से आप ये कोशिश करें कि आसियान विजन को थोड़ा सा सजाऊं। मेरे लिए वो सजाना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि आप क्या सभी पॉइंट्स को लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो। सजाया आपने लेकिन लिखा पूरा नहीं है, तो मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। सजाने से बात नहीं चलेगी ना। देखो केवल हम कह दें कि यार आपने घर सजा दिया लेकिन अंदर मटेरियल जो है वो बेकार पड़ा हुआ है। बाहर से तो सजा दिया घर को, टाइल लगा दिए अच्छे, लेकिन अंदर बहुत बेकार स्थिति है, इससे देखो आंसर अच्छा नहीं बनने वाला है। तो हमने जो ना ये सजाना जो है एक तरीका है, यस मैं मानता हूँ होना चाहिए, लेकिन जो अंदर का मटेरियल है ना वो भी अच्छा होना चाहिए। तो एग्जामिनर के लिए इजी होता है कि पॉइंट्स को समझना, लेकिन इन पॉइंट्स को इस तरीके से आपने पॉइंट्स लिख दिए तो एग्जामिनर को और क्या चाहिए। साफ दिख रहा है आंसर यार, साफ दिख रहा है, सभी पॉइंट्स से साफ दिख रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से आंसर लिखेंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन का दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जो बड़ी तेज़ी के साथ विकास कर रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ विकास कर रहा है। ये आसियान जो है ना, बड़ी कैसे गति कर रहा है, तेज़ी के साथ विकास कर रहा है, स्पीड के साथ विकास कर रहा है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है। पहली चीज़ तो बेसिक चीज़ कंसेप्ट वाली बात करते हैं। आसियान को लेकर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं सेंड कर दूँगा, आप लोग देख लेना उसको। बेसिक बात फिर भी समझिए कि आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। पहली चीज़ तो ये समझिए कि आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अब हमें ये समझना है कि आसियान बड़ी तेज़ी के साथ विकास कर रहा है, और इसके विजन दस्तावेज 2020 में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। पहली बात क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका को प्राथमिकता दी गई है। इस बात पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है आसियान के विजन 2020 दस्तावेज में, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान अपनी एक बहिर्मुखी भूमिका पर जोर देगा। बहिर्मुखी भूमिका का मतलब ये हो गया कि अब वो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भी अपनी एक अपनी अपनी पहचान, या कहें महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अपना एक आसियान को एक मंच उपलब्ध करवाएगा, ताकि इन मुद्दों का समाधान आसियान के मंच के द्वारा हो सके। ये बहिर्मुखी भूमिका यहाँ पर
इसका मतलब बनता है। अब बहिर्मुखी भूमिका एक्चुअली उससे पहले अंतर्मुखी भूमिका भी समझिए। आसियान एक सफल संगठन रहा है क्योंकि उसने आसियान ने अपने जो सदस्य देशों के बीच के मतभेद हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से, सहयोगात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हल किया है, सफल भी हुआ है। इसीलिए तो बहिर्मुखी भूमिका पर क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। सेकंड पॉइंट, उसके द्वारा अपने सदस्य देशों के विवाद संबंधी मामलों में बातचीत के द्वारा समस्या के समाधान पर बल दिया गया है। ये देखो, अभी मैं इसी बात पर बल दे रहा था, इसी बात को मैं समझा रहा था कि जो सदस्य देश हैं उसके विवाद तो होना ही है। देखो, यदि कोई देश, यदि 10 या 8 देश या 15 देश, जितने भी देश हैं, अगर कोई संगठन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि संगठन बनाने से उनके विवाद खत्म हो जाएंगे। संगठन बनाया इसीलिए गया है ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके। तो बातचीत के द्वारा इसने समस्या के समाधान पर बल दिया है। इसी आधार पर आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। कंबोडिया जो है आसियान का एक मेंबर है, तो कंबोडिया के विवाद को, टकराव को उसने समाप्त किया है बातचीत के द्वारा। और पूर्वी तिमोर के संकट पर भी इसने कंट्रोल करने की सफलता हासिल की है। ये बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत करने के लिए 1999 से ये नियमित रूप से क्या कर रहा है, एनुअल यानी कि वार्षिक तरीके से बैठक कर रहा है। अच्छी बात है, ताकि सहयोग हो जाए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो वार्षिक बैठक होती है ना, इसमें सब प्रकार के देश आते हैं, यानी कि केवल आसियान के मेंबर ही नहीं आते, आउटसाइड आसियान जैसे इंडिया, अमेरिका, चाइना भी इसके मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। आगे क्या लिखा है, हर साल मीटिंग होती है ना आसियान की, मोदी जी जाते हैं, इस बार भी गए थे। अभी तो खैर देखेंगे क्या स्थिति है। आसियान की वर्तमान नीति क्षेत्रीय टकरावों को बातचीत द्वारा हल करने पर आधारित है। जी हाँ, आसियान के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि ये कहता है टकराव तो होनी ही है यार, विवाद तो होनी है सदस्य देशों के बीच, बस उनको बातचीत के द्वारा हल करो, इस पर ये विश्वास करता है। ये इसकी नीति है, ये बात आपको जरूर लिखनी है। इस प्रकार विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की व्यापक भूमिका का लक्ष्य रखा गया है, या लक्ष्य दिया गया है। व्यापक भूमिका का मतलब है एक ऐसा रोल प्ले करेगा आसियान इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, जो वाकई बहुत ही ज़रूरी भी है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान हम ये कहें कि यूएनओ निकाले, उसके लिए हमारे पास और मंच भी होने चाहिए जहां हम अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता निकाल सकें। देखो, आज जो यूएनओ है ना, वो साल में एक बार बैठक करता है, वो भी अ, सितंबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो बाकी महीने में क्या होना चाहिए, समस्या तो कभी भी खड़ी उठ सकती है ना। तो ऐसा होना चाहिए, अलग अलग संगठनों में इस तरीके से अवसर मिलने चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। आसियान इस मामले में क्या करता है, हमारी विश्व की एक तरीके से समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। चलो, ये तो मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी, कंसेप्ट ही बता दिया। अब आपको ये 6 पॉइंट्स जो है कैसे लिखने हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, ईजी तरीके से मैंने लिखे हुए हैं। पहले पॉइंट में आपने बहिर्मुखी भूमिका के बारे में बता दिया। सेकंड में आपने बता दिया भाई साहब बहिर्मुखी भूमिका पर इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि इसने अपने सदस्य देशों के विवाद जो मामले हैं वो बातचीत के द्वारा क्या किए हैं, समाधान करने पर बल दिए हैं। और फिर एग्जाम्पल बता दो, कंबोडिया के केस में ऐसे ही किया है, पूर्वी तिमोर के संकट पर उसने ऐसे ही किया है। फिर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उसने 99 से हर साल वो बैठक कर रहा है। उसकी नीति क्या है, फिर ये बता दो। नीति ये है कि बातचीत के द्वारा वो टकरावों को हल करने पर जोर देता है, और इस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी व्यापक भूमिका का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों, ये है इस प्रश्न का आंसर। कोशिश है कि, आशा है कि आपको ये प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला क्या है, एक आर्थिक संघ के रूप में आसियान की भूमिका का आकलन करना है। आसियान एक आर्थिक संगठन है, इस बात के बारे में आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आसियान एक आर्थिक संगठन है। हमने यूरोपीय संघ में पढ़ा था कि यूरोपीय संघ एक ज़माने में आर्थिक संगठन था, लेकिन अब वो राजनीतिक संगठन के रूप में तब्दील हो चुका है। ओके, लेकिन आसियान एक आर्थिक संगठन था, आसियान एक आर्थिक संगठन है, अभी भी ये आर्थिक संगठन ही है, ये राजनीतिक संगठन में तब्दील नहीं हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, आसियान मूल रूप से यानी कि बेसिकली शुरुआत से ही
आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना का मेन उद्देश्य यह है कि अपने सदस्य देशों का आर्थिक विकास तेज गति से करना है, तीव्र गति से करना है, और फिर उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना है। पहले पैसे आना चाहिए, तभी तो समाज का विकास होगा, संस्कृति का विकास होगा। इसलिए पहले लिखा है कि आर्थिक विकास को तेज करना, फिर जाके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? आसियान क्षेत्र अमेरिका, चीन तथा जापान की तुलना में बहुत कम है। जी हाँ, बता दीजिए कि अमेरिका से, चीन से, जापान से काफ़ी छोटा है भाई आसियान। फिर भी जो इसकी अर्थव्यवस्था है वो बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। तो जिससे इसके प्रभाव में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मैंने यूरोपीय संघ वाले टॉपिक में आपको बताया था कि एक बार आप पैसा ले आओ, बस हो गया। किसी देश के पास पैसा आ जाए तो फिर उसके प्रभाव में ऑलरेडी वृद्धि हो जाती है। यूरोपीय संघ के केस में ऐसे ही हुआ, अपनी इंडिया के केस में भी ऐसे ही हो रहा है। थर्ड पॉइंट देखो, आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी क्या दिया? ध्यान दिया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र बहुत ज़रूरी होता है ताकि दो देश या दो से ज़्यादा देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। इसी दिशा में आसियान ने भी निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की शुरुआत अमेरिका और चीन ने की है। सर, ये अमेरिका और चीन आसियान के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे बच्चों, मैंने अभी बताया तो था कि आसियान का जो क्षेत्र है वो तेज़ गति से आर्थिक विकास कर रहा है। तो ये अमेरिका और चीन बड़े इसी टाइप के देश हैं, सेल्फिश लोग। इनको लगा जहाँ जहाँ पैसा है वहाँ वहीं पीछे चले जाते हैं। अमेरिका को देख लो ना, अभी इंडिया के पीछे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तेज़ गति से आर्थिक विकास करिए। तमाम सारे अनुमान यही बता रहे हैं कि इंडिया की इकॉनमी आगे बढ़ेगी, बाकी देशों की तुलना में वृद्धि दर इंडिया में ज़्यादा होगी। तो हमारे अनुसार चीज़ें चल रही हैं अभी पूरे विश्व में। तो यही हाल आसियान का भी है। आगे, भारत व चीन जैसे देश, तेज़ी से विकसित होने वाले देशों ने भी आसियान पर ध्यान देना शुरू किया है। ऑलरेडी जो है चाइना भी तेज़ गति से आर्थिक विकास कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। तो इन दोनों ने क्या किया? आसियान के साथ ध्यान दिया। मिलना चाहिए ना? क्या आपको नहीं लगता कि आसियान के साथ इंडिया को नहीं मिलना चाहिए? अरे मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए। आसियान तेज़ गति से विकास कर रहा है, इंडिया भी चाहता है, तो दोनों साथ होने चाहिए। आसियान तो बहुत पहले से कर रहा है ना, इंडिया तो हाल फिलहाल में आगे बढ़ा हुआ है। तो मिलना चाहिए भाई, इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा। भारत में आसियान के जो सदस्य देश हैं, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। फिर बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि इंडिया आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या कोशिश करें? बताओ बच्चों, बताओ। सर, मैं बताना चाहता हूँ। कोई बच्चा कहना चाहता है सर मैं बताऊँगा। सबसे पहले मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता बच्चों, मुक्त व्यापार का समझौता इतना आसान नहीं होता। फिर भी इंडिया ने आसियान के दो देश, अब पुरानी बुक के अनुसार दो ही देश था, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। लेकिन नई बुक में इसमें मलेशिया वर्ड भी यूज हुआ है, तो आपको मलेशिया भी पता होना चाहिए। इनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है और आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हमारी बुक है, बुक बता रही है। आपको ये जानना जरूरी है कि मुक्त व्यापार पर भारत ने क्या किया है? समझौता किया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दिक्कत करे, बस समझना है, समझिए और लॉजिक के साथ अपने आंसर दीजिए, स्टेप वाइज अपना आंसर दीजिए। ठीक है, यूँ नहीं कि लास्ट वाले पॉइंट को पहले लिख दो, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टेप वाइज कंसेप्ट पता है तो उसी तरीके से आपके पॉइंट्स बनेंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ें। तो पहले आपने आसियान के बारे में बताया, उसका उद्देश्य बताया, फिर बताया कि किस तरीके से चीन और अमेरिका उसकी इकॉनमी के बारे में बताया, फिर किस तरीके से चाइना और अमेरिका उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, फिर इंडिया के बारे में बातचीत करी हमने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? वह यूरोपीय संघ से किस प्रकार भिन्न है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान शैली क्या है? बहुत आसान है। आसियान शैली क्या है बच्चों? आसियान ने अनौपचारिक, तीन वर्ड का कमाल है, तीन चार वर्ड का। एक है अनौपचारिक, दूसरा है टकराव रहित, तीसरा है सहयोगात्मक और चौथा है मेल मिलाप। ये चार पॉइंट है। ये इन्हीं को आसियान की शैली कहते हैं। सर, आसियान शैली है क्या? ये चार से हमें कोई मतलब नहीं, कुछ इजी वर्ड यूज करिए। आसियान शैली का मतलब आसियान के कार्य करने का तरीका, बस। आसियान के कार्य करने का तरीका कैसा है? मेल मिलाप से, आपस में सभी सदस्य देश मेल मिलाप से काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, टकराव रहित के तरीके से करते हैं। टकराव नहीं करना भाई, झगड़ा नहीं करना है, अनौपचारिक तरीके से काम करेंगे। इन तमाम सारी चीज़ों का उदाहरण प्रस्तुत करके आसियान ने यश कमाया है।
बहुत गौरव हासिल किया है, इसी को हम आसियान शैली कहते हैं। अब प्रश्न का दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है कि यह यूरोपीय संघ से किस प्रकार भिन्न है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए जानते हैं। मूलतः आसियान जो है वो आर्थिक संगठन था और वो आर्थिक ही बना रहा। पहले से ही 1967 से ही आसियान आर्थिक संगठन था और वो बना रहा आर्थिक ही। इसने राजनीतिक रूप लेने की चेष्टा भी नहीं करी, चेष्टा मतलब इच्छा भी नहीं की। दूसरे पॉइंट में आए, यूरोपीय संघ ने स्वयं को एक अधिराष्ट्रीय संगठन बनाना चाहा। इसने चेष्टा करी कि वो अधिराष्ट्रीय संगठन बने, वो आर्थिक संगठन से राजनीतिक संगठन में तब्दील उसका होने की उसने कोशिश करी और हुआ भी। तथा आर्थिक, राजनीतिक और अन्य व्यवस्थाओं को भी नियंत्रण में उसने क्या कर लिया, ले लिया। सिर्फ किन व्यवस्थाओं को नियंत्रण में लिया? अरे जो उसके सदस्य देश थे ना, उन सदस्य देशों की आर्थिक हो गई, राजनीतिक हो गई और जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको भी नियंत्रण में ले लिया। क्योंकि एक राष्ट्र बनाना था ना, एक अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ को आगे लाना था, इसलिए ऐसा किया। आगे देखो क्या लिखा है। परंतु आसियान ने ना तो स्वयं को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाना चाहा और ना ही अन्य व्यवस्थाओं पर नियंत्रण चाहा। आसियान ने इस तरीके से किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं करी। उसने कहा अरे तुम आर्थिक विकास कर लो, बस इसी से ही शांति आ जाएगी, इसी से विकास हो जाएगा। देखो यूरोपीय संघ की अलग पृष्ठभूमि है, यूरोपीय संघ के देश आपस में झगड़ा करते थे, इसलिए ज़रूरी है कि इसको एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में बनाया जाए। ऐसा आसियान के देशों के बीच में नहीं था। फोर्थ पॉइंट में देखो, आसियान राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करता है। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान इसीलिए तो वो अधिराष्ट्रीय संगठन की बात नहीं करता। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का मतलब ये हो गया कि हर एक राष्ट्र की अपनी सार्वभौमिकता है, अपनी संप्रभुता है, इस तरीके से उनके अंदरूनी मामलों में उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जबकि यूरोपीय संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है बेटा, ये अधिराष्ट्रीय है। बार बार वही वर्ड यूज हो रहा है, ये अधिराष्ट्रीय है। यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। इसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है और अपनी एक करेंसी यानी कि मुद्रा है। तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि इन दोनों में यूरोपीय संघ से किस प्रकार भिन्न है। मूलतः जो मेन वर्ड है वो है अधिराष्ट्रीय संगठन। यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन है, जबकि आसियान एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। वो आर्थिक संगठन था, अभी भी आर्थिक संगठन ही बना हुआ है। अगले प्रश्न में आते हैं, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना क्यों की गई? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई थी। इसलिए की गई थी ताकि सदस्य देशों के बीच में जो सुरक्षा और विदेश नीति अलग अलग है उसमें तालमेल बनाया जा सके, इसीलिए हुआ था। हर देश की अपनी विदेश नीति होती है, अपनी सुरक्षा नीति होती है। अलग अलग विदेश नीति, अलग अलग सुरक्षा नीति की वजह से आसियान के सदस्य देश आपस में विवाद के शिकार बन सकते हैं, टकराव हो सकता है, इसलिए ये मंच बनाया गया है। ओके, बहुत इतना ही पॉइंट है 2 नंबर का, ये 1 नंबर का। अगले क्वेश्चन में आइए, भारत की विदेश नीति आसियान के प्रति क्या रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखो शुरुआत में भारत ने आसियान से अपने संबंध बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती करी। इंडिया को एहसास नहीं हुआ कि आसियान इस तरीके से तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है, तो उसके साथ हमें क्लोज रिलेशन बनाने चाहिए। लेकिन अकल कब आई वो अभी हम समझेंगे। परंतु बाद में भारत ने आसियान देशों से अपने संबंध सुधारे हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया है। जब भी किसी देश के साथ कोई नई तरीके से यू टर्न तरीके से हम रिलेशन बनाते हैं, नए सिरे से रिलेशन बनाते हैं, तो यहाँ पर विदेश नीति में परिवर्तन वर्ड का यूज हम करते हैं। भारत ने सिंगापुर तथा थाईलैंड के साथ, ऑब्वियस बात है यहाँ पर एक वर्ड और यूज होगा, मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। भारत आज आसियान से भी वही वाला पॉइंट फिर से आ गया, मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि भारत ने आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार का समझौता कर लिया है, लेकिन यही वर्ड आपके सामने यूज हो रहा है, ये ध्यान देना। आप ये वर्ड भी यूज सकते हो कि आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। आगे देखिए, आसियान एशिया के देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर चर्चा हेतु विश्व मंच उपलब्ध कराता है। जी हाँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑलरेडी इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि आसियान एशिया के देश तो है ही है, साथ साथ विश्व की जो तमाम सारी पावरफुल कंट्री है उनको भी कहता है मेरे मंच पर आओ और चर्चा करो राजनीतिक मामलों की या सुरक्षा मामलों की। इस तरीके से आसियान भारत के लिए भी क्या बना हुआ है, आकर्षक बन रहा है। इसी वजह से 1991 में भारत ने पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत भारत ने चाइना, जापान, साउथ कोरिया और आसियान से आर्थिक संबंधों पर क्या दिया है, ध्यान दिया है। एक पॉइंट जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, नई बुक में है, वो आपको पता होना चाहिए कि साल 2014 में जब मोदी
प्रधानमंत्री बने उन्होंने आसियान के महत्व को पहले से ही समझा था, इसलिए उन्होंने 2014 में इस नीति के बदले में, पूरब की ओर चलो नीति के बदले में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू किया। कौन सी पॉलिसी को? एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। इससे जो है आसियान के साथ हमारे संबंधों में और भी ज़्यादा क्या आई है, गहराई आई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आसियान की कोई 4 मूल उद्देश्य बताने हैं। जी हाँ, कोई 4, ऐसा नहीं कि 4 ही पूछे, वो 2 ही पूछ सकता है। हमने शॉर्ट तरीके से इसको 4 तरीके से बताने की कोशिश करी है। आर्थिक विकास में तेज़ी लाना, पहला उद्देश्य तो ये है, पैसा कमाओ भाई, आर्थिक विकास करो। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दो। फिर है यूएनओ के चार्टर पॉलिसी। देखो, विकास करने के लिए ज़रूरी है कि शांति बनाए रखो, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए। ये शांति और स्थिरता हम जो बनाएंगे वो नियम कायदे कौन से वाले होंगे? जो यूएनओ के चार्टर में है। पॉइंट्स क्लियर हुआ? शांति और स्थिरता, स्थिरता को बढ़ावा देना ये दूसरा उद्देश्य है, लेकिन शांति और स्थिरता जो बढ़ावा दी जाएगी ये किस नियम के अनुसार बढ़ावा दिया जाएगा? यूएनओ के चार्टर के अनुसार। ओके, अब देखिए ये 2 महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य हैं, बाकी 2 देखिए, ये 2 तो फिर वही अलग से निकल गए। एशियाई देशों के बीच साझा बाजार, समान बाजार नहीं है, साझा बाजार, साझा बाजार और उत्पादन आधार का निर्माण करना। अभी हम पढ़ेंगे आर्थिक समुदाय, तो ये पॉइंट वहीं से निकला हुआ है। इस क्षेत्र में होने वाले संघर्ष या तनाव को बातचीत द्वारा क्या करना है? समाप्त करना। ये चौथा पॉइंट और तीसरा पॉइंट उतना महत्वपूर्ण ही नहीं जितना कि पहला और दूसरा है, लेकिन अगर आपको 4 मूल उद्देश्य बताए तो आपको ये बातें लिखनी है। सर ये तीसरा उद्देश्य आपने कहाँ से लिखा? अरे पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। आसियान का एक उद्देश्य ये भी है कि साझा बाजार बनाना, कुछ साझा उत्पादन आधार तैयार करना, वो इसी में आ गया। अब बातचीत द्वारा हल करना तो ये तो आपको पता ही है। अगले वाले में आ जाओ। आसियान सुरक्षा समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताना है। ये लास्ट प्रश्न है जी। और पहले तो बहुत पूछा जाता था, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, ध्यान देना। तो आप लोग भी देख लीजिए, कभी भी आ सकता है फिर से 6 मार्क्स का। तो आसियान के 3 स्तंभ हैं और आसियान के 3 स्तंभों की स्थापना हुई है 2003 में। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ओके, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में। आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? क्षेत्रीय मतभेदों या विवादों को सैनिक टकराव तक, कैसे टकराव तक? सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आसियान एक कोशिश करता है, आसियान जानता है मतभेद तो होने ही हैं, 2 देशों के बीच में टकराव विवाद होने ही है, बस इसको युद्ध तक नहीं ले जाना है, टकराव नहीं होने देना है, सैनिक टकराव नहीं होने देना है। यही उद्देश्य है सुरक्षा समुदाय का। दूसरा, इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा आपस में एक काम करते हैं, सब लोग शपथ लेते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से वादा करते हैं। इसको लेकर उन्होंने समझौते किए। किसको लेकर समझौते किए? कि हम शांति बनाए रखेंगे, निष्पक्षता बनाए रखेंगे, सहयोग करेंगे, हस्तक्षेप को, अहस्तक्षेप लिखा है बच्चों ध्यान है, अहस्तक्षेप है, अहस्तक्षेप को बढ़ावा देंगे। ये सब चीज़ों को अगर हम देंगे, ध्यान देंगे, तो फिर झगड़ा होगा ही नहीं ना। देखो, अगर 2 देश या 2 से ज़्यादा देश आपस में शांति को लेकर समझौते करें, निष्पक्षता पर समझौता करें, सहयोग को लेकर समझौता करें, हस्तक्षेप पर समझौता करें कि एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो फिर कहाँ झगड़ा होगा यार। 2003 में इस टॉपिक को लेकर, इस तमाम सारे बिंदु को लेकर समझौता हुआ था। एक दूसरे का संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आपस में मेल मिलाप को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। मेल मिलाप है, आपस में मेल मिलाप को भी बढ़ावा देना क्या है? इसका उद्देश्य था। तो फिर वही वाला पॉइंट आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर कंबोडिया का टकराव, पूरी तिमोर का संकट, इसी व्यू से, इसी व्यू पॉइंट के तरीके से इन्होंने क्या किया? संभाला है। व्यू पॉइंट क्या है? कि टकराव नहीं होने देना है, बस क्या, मतभेद तो हो सकते हैं, टकराव नहीं होने देना है। शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए, या हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने समझौता किया है। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आपस में मेल मिलाप को बढ़ावा देंगे। इससे फिर झगड़ा ही कहाँ होगा। आगे देखिए, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य सभी समुदाय में, तीनों प्रकार की अगर हम बात करें, तीनों समुदाय में आपको उद्देश्य लिख देने हैं, बस हो गया। उद्देश्य हमारी बुक में आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य दिया है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य दिया हुआ है। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य के बारे में नहीं है, तो ये मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इसको यहाँ से याद कर लेना। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच में साझा बाजार बनाना है। कैसा बाजार बनाना है बच्चों? साझा बाजार बनाना है। एक जैसी कॉमन मार्केट हो जानी चाहिए, एक जैसा प्रोडक्शन सिस्टम हो जाना चाहिए, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिल जाए।
आसियान ने सदस्य देशों के आर्थिक विवादों को सुलझाने के लिए जो व्यवस्था बनी है उसमें सुधार पर भी ध्यान दिया है। विवाद तो हो सकते हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं तो ये विवाद भी, आर्थिक विवाद भी हो सकता है, बिजनेस को लेकर भी हो सकता है, ट्रेड को लेकर भी हो सकता है। तो इसको लेकर जो सिस्टम बना है उस पर सुधार करने पर भी इन्होंने ध्यान दिया है। निवेश को लेकर, श्रम को लेकर और सेवाओं को लेकर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी इसने क्या दिया है, ध्यान दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको सहयोग बढ़ाना है आर्थिक क्षेत्र में तो मुक्त व्यापार क्षेत्र बहुत ज़रूरी है। अमेरिका को चीन से बातचीत भी आसियान एक आर्थिक संगठन था। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया, वही वाला पॉइंट फिर से आ गया। आसियान एक आर्थिक संगठन था और वही बना रहा, ये लाइन आप ले लो। आसियान क्या था, एक आर्थिक संगठन था, वही बना रहा। वही पॉइंट आप यहाँ पर फिर से दोहरा रहे हो, क्योंकि आर्थिक समुदाय को लेकर तमाम अर्थव्यवस्था को लेकर जो बातें हमने पढ़ी थी पूरे टॉपिक में, वो बातें यहाँ पर आ जाएगी। इसकी अर्थव्यवस्था, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, इसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान से काफ़ी कम है, परंतु इसका विकास अधिक हो रहा है, जिससे इसके प्रभाव में क्या हो रही है, वृद्धि हो गई है। अब ये पॉइंट बच्चों कहाँ से आया, ये पॉइंट वहीं से आया ना। देखो आगे हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है इसके बारे में, हमने बताइए कहाँ पढ़ा है, ये यहाँ पढ़ा है, देखो इस प्रश्न पर। तो इसी प्रश्नों की बातों को, आंसर की बातों को वहाँ लिख देना है, यही पॉइंट्स। शुरुआत के बस डिफरेंट का है वहाँ है कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है, बस ये बताना है, बाकी सब वही बातें हैं। ओके, आगे बढ़े बच्चों। तो कुछ बातें हैं, बाकी वही सब दोहरानी है। आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, वेरी स्पेसिफिक है। आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा मेल मिलाप जैसे शिक्षा, खेलकूद, संचार और मीडिया आदि को आधार बनाकर कर रहा है। ये ध्यान देना, आसियान जो है ये कोशिश कर रहा है कि आपस में सामाजिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से देशों के बीच में आदान प्रदान किया जा सके, मेल मिलाप को बढ़ावा दिया जा सके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, संचार के क्षेत्र में हो, मीडिया के क्षेत्र में हो। इन सभी को आधार बनाकर आसियान क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, मेल मिलाप कर रहा है। किस क्षेत्र में सर, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र हैं। सामाजिक स्थिति में सुधार लाना और संस्कृति का आपसी आदान प्रदान भी इसका क्या है, एक लक्ष्य है। जी हाँ, जो सहयोग है वो केवल पैसों से ही है, ट्रेड से ही है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कल्चर का भी क्या करना पड़ेगा, आदान प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि कल्चर वो माध्यम है जिससे दो देशों के बीच के जो नागरिक हैं ना, दो देशों के जो नागरिक हैं वो आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं और जो विवाद है उनका समाधान और जल्दी निकल सकता है इससे। ये ध्यान देना, अगर लोग आपस में एक दूसरे को समझेंगे ना तो आपसी समझ ना कई बार विवादों को हल करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो इस तरीके से आसियान का ये टॉपिक और तमाम सारे इसके प्रश्नों के बाद चर्चा करने के बाद इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। आते हैं एक नए टॉपिक को लेकर नई वीडियो में। तो बच्चों जय हिंद। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़रूर, जो भी वीडियो देख रहे हो, लाइक करना बिल्कुल ना छोड़ें। ओके बच्चों, जय हिंद।